हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं लोकसभा और प्रधानमंत्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं लोकसभा के वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं, तो हम देखेंगे इस बार के यानी कि 2024 के चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसे मिली हैं। यूपी में 2024 में कुल सीटों पर चुनाव कितने पदों पर हुआ था, तो ये सभी के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, और इसको आपको टू द एंड ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो 543 सीटों पर लोकसभा में चुनाव होता है। लोकसभा सीट है 543। तो किसी भी पार्टी को यदि मेजॉरिटी साबित करनी है यानी कि बहुमत में आना है तो उसको कम से कम 272 सीटें चाहिए। किस में से? 543 में से। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने मात्र 240 सीटें ही जीती हैं, जबकि उसको चाहिए 272, और कांग्रेस ने कुल 99 सीटें जीती हैं। इस वजह से क्या होगा कि गठबंधन की सरकार के माध्यम से किसी भी सरकार को चुनाव किया जाएगा। तो इस बार देखिए 543 लोकसभा सीट में से कांग्रेस ने 99 सीट और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें ही जीती हैं। जबकि यदि बात करें 2019 में लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ एकदम मतलब रिकॉर्ड तोड़ 303 सीटें जीती थी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मात्र 52 सीटें ही जीती थी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को इंडिया कहते हैं और बीजेपी पार्टी के गठबंधन को हम एनडीए कहते हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 का जो पार्टी वाइज रिजल्ट आया था स्टेटस, उसका 240 बीजेपी को मिला था। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें, समाजवादी पार्टी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में, और एआईटीसी 29 सीटें, डीएमके 22 सीटें, तेलुगु देशम यानी कि टीडीपी 16 सीटें, और इसी तरीके से और भी पार्टियां, इनका स्टेटस आप देख सकते हैं। अब 7 चरण यानी कि 7 फेजेस में ये चुनाव हुआ था लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024। फेज़ 1 हुआ था 19 अप्रैल को, और लास्ट वाला फेज़ 1 जून को हुआ था, और तुरंत 4 जून को रिजल्ट भी आ गया था। ठीक है, अब लोकसभा चुनाव 2024 यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि देखिए हमें बहुमत प्राप्त करने के लिए चाहिए 272 सीट, लेकिन बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है इसने मात्र 240 सीटें को ही जीता है, और उसको 272 लाने के लिए 32 सीट की आवश्यकता है, जो कि बहुमत से कम है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है 240 सीटों के साथ, और दूसरे नंबर पे बन गई है 99 यानी कि कांग्रेस, और तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी अखिलेश सिंह यादव जी की 37 सीटों पे ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है लोकसभा चुनाव 2024 में। अब कांग्रेस नेता यानी कि राहुल गांधी जी, इन्होंने 2 जगह से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो एक यूपी के रायबरेली और केरल के वायनाड से। यहाँ पे इनके वोटों का आंकड़ा भी ज़्यादा ही है, मतलब लगभग 4 लाख प्लस 4 लाख लगभग यदि बात करें तो रायबरेली में ये जीते हैं 4 लाख मतों से लगभग, और वायनाड यानी कि केरल में ये 3.5 लाख प्लस मतों से ये वोट से जीते हैं। तो अब इनके ऊपर ये है कि ये कहाँ से फिर वो एमपी बनते हैं। राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीत गए, लेकिन इनको दोनों जगह पर संसद नहीं बने रहेंगे, इनको एक जगह से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वाराणसी और गुजरात से जीते थे, पर उन्होंने चूज़ किया था वाराणसी को। और इस बार यदि बात करें नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मात्र 1.5 लाख मतों से ही चुनाव जीते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से यदि बात करें तो किशोरी लाल चुनाव जीते हैं, और स्मृति ईरानी इस बार हार गई हैं, बीजेपी पार्टी से हैं ये। लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, 37 सीट। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 33 सीटें जीती हैं, और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो 74 होता है वो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 75 होता है मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और अनुच्छेद 76 भारत के लिए अटॉर्नी जनरल। ठीक है,
AG। अब राष्ट्रीय पार्टी जो थी, यानी कि 6 राष्ट्रीय दल थे 2024 के भारतीय आम चुनाव में ये लड़े थे। तो भाजपा सबसे पहले नंबर पे, भारतीय जनता पार्टी, ये अध्यक्ष थे इसके JP नड्डा। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे। CPI, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है। फिर बसपा, बहुजन समाज पार्टी, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी। ये टोटल 6 राष्ट्रीय दल थे 2024 के भारतीय आम चुनाव में। यहाँ पे हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी। ध्यान में रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री जो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। भारत के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यदि अगर राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले लोकसभा को भंग नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। अदरवाइज़ अगर राष्ट्रपति भंग कर देते हैं कार्यकाल प्रधानमंत्री का तो वो समय से पहले भी भंग हो सकता है, नहीं तो एक मोटा मोटी आमतौर पर 5 वर्ष होता है। भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अभी हमने देखा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? CJI दिलाते हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये राष्ट्रपति और CJI एक दूसरे को शपथ दिलवाते हैं, और प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और भारत के जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ राज्य के गवर्नर दिलाते हैं, और राज्य के गवर्नर को जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं वो लोग दिलवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची दी गई है, जिसमें आपको देखना है कि गुलजारी लाल नंदा ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तब। ठीक है। अब हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से यदि उत्तरदायी की बात करें तो लोकसभा। यदि यहाँ पे रहता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी तो ये राष्ट्रपति आंसर होता। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये तीनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन तीनों का ही पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। तो देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यदि हम राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र की बात करें तो वो होती है 30 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे? तो अभी हमने इसका डिस्कशन भी किया था कि गुलजारी लाल नंदा एक बार 1964 में और एक बार 1966 में। 1964 में ये बने थे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जब हो गई थी ताशकंद में 1966 में, उस टाइम भी 2 बार गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये तीनों ही प्रेसिडेंट्स थे यानी कि राष्ट्रपति थे, ना कि प्रधानमंत्री। तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। और यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो देखिए, लोकसभा में जिसने कि बहुमत दल का नेता चुना जाता है जैसे, वो ही प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही भारत का प्रधानमंत्री होता है।
भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो भारत की प्रथम और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थी। इनका कार्यकाल 1966 से 77 तक था और फिर 1980 से 84 तक था। देखिए 84 में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब इनकी मृत्यु, हत्या कर दी गई थी, और अदरवाइज़ ये 85 तक रहती, क्योंकि 5 साल तक कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। भारत का राष्ट्रपति किसके सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। यदि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो खुद प्रधानमंत्री पद त्याग कर देता है, तो निम्न में से क्या सही है? तो देखिए, जो समस्त मंत्रिपरिषद है उनको पद छोड़ना पड़ेगा, ये होता है। अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर खुद ही प्रधानमंत्री, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया या कुछ भी आ गया, तो पद त्याग करना पड़े, तो समस्त मंत्रिपरिषद को पद का त्याग करना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो जो शपथ दिलवाता है उन्हीं को देगा, यानी कि राष्ट्रपति को। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने किस दिन शपथ ली थी? तो 15 अगस्त 1947। तो 1947 ये 1964 तक रहे थे, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है। आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही कहा जाता है वास्तुकार। ध्यान में रखिएगा, इनके ही कार्यकाल में पहली बार IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना भी की गई थी। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस इनके ही बर्थ डेट के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और लोकसभा का विश्वास मत इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी ये प्रधानमंत्री बन गए थे। चौधरी चरण सिंह एक बार प्रधानमंत्री रहे और एक बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो 28 जुलाई 1979 से 20 अगस्त 1979, यानी कि 24 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे, और 21 अगस्त 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए 1980 से 84 तक फिर इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो जाती है 1966 में। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री एकमात्र हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1977 से 1979 तक ये भारत के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा 1964 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा जी को केयरटेकर या प्रधानमंत्री बनाया गया था, और प्रधानमंत्री जब थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी मृत्यु के बाद 1966 में गुलजारी लाल नंदा जी को केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया था, यानी कि 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं गुलजारी लाल नंदा। पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इन्हें पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल ये इनका था, मतलब ऐसे पहले गैर कांग्रेसी थे, और ये 1999 से 2004 तक थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म 1950 में हुआ, और ये कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में। अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, और ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पहले प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक था, और ये भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी तक हैं 2014 से ये प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री, तो ये पहली महिला रक्षा मंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अब तक की इंदिरा गांधी जी हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। भारत सरकार का मुखिया कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था। ये जवाहरलाल नेहरू ने इनका नाम रखा था, इनके पिता थे।
ठीक है, इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तभी 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान में रखना है आपको, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को आता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिन 2 अक्टूबर ही है। ये 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इन्होंने फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान का नारा भी दिया है। ताशकंद समझौता पर भी इन्होंने हस्ताक्षर किया है पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान के साथ 10 जनवरी 1966 को, और ये विदेश में ही थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई 1966 में ही, ताशकंद समझौता के बाद में ही 1966 में। और 1966 में ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनके मरणोपरांत, मरने के बाद में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत पहला भारत रत्न दिया गया था। सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 साल 286 दिन ये प्रधानमंत्री रहे। राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 74 से 78 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। इन्होंने संसद में अपने पैर भी नहीं रखे, यानी कि चौधरी चरण सिंह ये संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संसद में कभी अपने पैर नहीं रखे। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस भी इनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो ये 1977 से लेके 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। मात्र 40 वर्ष की उम्र में इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय, फिर 1966 में जब ये लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तब। एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1991 में और निशान पाकिस्तान 1990 में मिला। ये हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, मोरारजी देसाई को। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, यानी कि इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, 1966 में ताशकंद में। दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव, ये दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल था 1991 से 1996 और ये 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, उसी टाइम पे पोखरण परीक्षण भी हुआ था इनके ही कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया गया? तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में, तो उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे, ये भी मोरारजी देसाई थे और 81 साल के थे ये। 1977 में इनको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको सिद्ध नहीं किया जा सका। ठीक है,
अभी तक मई 2024 तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इनकी हत्या की गई थी। तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है और लाल बहादुर शास्त्री जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये इंदिरा गांधी थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में ये हार गई थी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो सबसे कम यदि बात करें तो मोरारजी देसाई, आपको चौधरी चरण सिंह आपको ध्यान में रखना है। 28 जुलाई 1979 से 20 अगस्त 1979 तक, मात्र 24 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। इन्होंने संसद में कभी अपने पैर नहीं रखे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और ये अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी जी, क्योंकि इन्होंने बहुत बारी आपातकाल भी लगाया था, 1-2 बार। उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह, और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के किस प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया? तो 1971 में जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई हुई थी, इस दौरान इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था, ठीक है। और यदि बात करें कि किसके कार्यकाल में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिनके कार्यकाल में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 में, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। और मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है मंत्रिपरिषद में? तो ये मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात करें तो वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से किस देश में लागू की गई थी सर्वप्रथम? तो ये ब्रिटेन में लागू की गई थी और वहाँ से हमने अपने संविधान में लिया है संसदीय शासन प्रणाली को। किस प्रधानमंत्री को 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव को। दक्षिण भारत से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी को इनको मरणोपरांत पहला ऐसा दिया गया था भारत रत्न 1966 में। जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस प्रधानमंत्री ने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो इंदिरा गांधी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक पहला अपना परमाणु परीक्षण किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और 1998 में जब पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको ध्यान में रखना है। किस प्रधानमंत्री के काल में भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति हुई? तो ये इंदिरा गांधी जी के सरकार में। 1980 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया, यानी कि जिसने नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये थे राजीव गांधी जी, ठीक है। इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था और ये 6 नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। वर्तमान में भारत में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 543। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में है और वो कितनी है? 80 है, ठीक है। लोकसभा सीट के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है
और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीट की संख्या है 19। ओके। भारतीय संविधान में किस प्राधिकारी के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है? तो ये प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र अनुच्छेद 75 में केवल ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ओके। भारत के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज़ करते रहिए।